Good evening to you all. I am Dr. Annu Bhai Soni again with you to open the discussion under our new title, The Weekly Legal Bites. मेरा जो ये नया मैंने कार्यक्रम शुरू किया है आप लोगों के लिए, इसका नाम है वीकली लीगल बाइट्स। मैंने पहले ही निवेदन किया था कि इसमें हम आपके साथ उन कानूनी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उन कानूनी विषयों पर चर्चा करेंगे जिसका संबंध आम आदमी के रोज़ाना के जीवन से संबंधित है, जो उसके जीवन में प्रतिदिन वो इस कानून से लगभग रूबरू होता है, लेकिन उसकी बारीकियों के बारे में वो जानने के लिए उत्सुक है, जानता नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में आपसे आग्रह किया था कि आप इस संबंध में मुझे अपना आग्रह भेजें, मुझे अपना पसंदीदा विषय भेजें, ताकि उसका चयन करके मैं प्रति सप्ताह उन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं। तो मेरे इस निवेदन को स्वीकार करते हुए आप में से बहुत लोगों ने जो मेरे पास सूचनाएं भेजी, जो अपना आग्रह भेजा, उसमें सबसे ज़्यादा आग्रह मुझे इस बात के लिए प्राप्त हुआ है कि मैं FIR पर चर्चा करूं। निसंदेह FIR एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, महत्वपूर्ण कानूनी विषय है और लगभग आम आदमी के जीवन में ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है और सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वो FIR की प्रक्रिया से, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रक्रिया से रूबरू होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके मैंने आपके आग्रह पे ये आज का ये कार्यक्रम मैंने FIR पर तैयार किया है। चलिए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसको प्रथम सूचना रिपोर्ट भी कहते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट इसको इसलिए कहते हैं कि ये सबसे पहली बार थाने में किसी अपराध के घटित होने की सूचना होती है, जो पहली बार किसी व्यक्ति के द्वारा इतल्ला के तौर पर, सूचना के तौर पर पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का संबंध, पहले आपको मैं बता दूं कि संज्ञेय अपराधों के घटित होने के से संबंधित होता है। यदि किसी व्यक्ति की जानकारी में कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ है और वो ऐसे अपराध के घटित होने की सूचना पुलिस थाने में देना चाहता है या पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर के ऐसी घटना घटित होने की सूचना देता है, तो ऐसी सूचना जब दर्ज की जाती है थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा, तब उसे हम प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता साहब कि संज्ञेय अपराध क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस के घटित होने की ही सूचना को जब दर्ज की जाती है तब उसे हम प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञेय अपराध। कभी कभी इसको पुलिस के हस्तक्षेप योग्य अपराध भी कहा जाता है। तो कानून की दुनिया में CRPC में आप पाएंगे कि दो प्रकार के अपराधों की चर्चा की गई है, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं, संज्ञेय अपराध या पुलिस के हस्तक्षेप योग्य अपराध जो हैं, उनकी परिभाषा में कहा गया कि ऐसे अपराध होते हैं जो गंभीर प्रकृति के होते हैं, समाज में बहुत जल्दी समाज के लोगों में अपना प्रभाव डालते हैं, और ये ऐसे अपराध हैं जो दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में संज्ञेय अपराध के रूप में दर्ज किए गए हैं, संज्ञेय अपराध के रूप में वर्णित किए गए हैं, और ऐसे अपराधों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति रखती है। पुलिस को मजिस्ट्रेट के वारंट का इंतजार नहीं करना पड़ता, तो बिना वारंट के सस्पेक्टेड को, संदिग्ध व्यक्ति को, अभियुक्त को गिरफ्तार करने की शक्ति रखती है। तो ऐसे अपराधों को संज्ञेय अपराध कहा गया है। इन संज्ञेय अपराध गंभीर किस्म के होते हैं। ये जब अपराध घटित होते हैं तो समाज के लोगों को बड़ी नज़दीक से, बड़ी तीव्रता से प्रभावित करते हैं, जैसे बलात्कार, हत्या,
बलवा, देशद्रोह, आपराधिक षड्यंत्र, है ना, महिला की लज्जा भंग करने की नियत से किया गया छेड़छाड़, चोरी, रात्रि के समय सेंधमारी, उसको हाउस ब्रेकिंग बोलते हैं, है ना, तो अपहरण, इस प्रकार के जो गंभीर किस्म के अपराध हैं, जब ऐसे अपराध घटित होते हैं तो साहब ये समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित करते हैं। जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित वर्ग है, वो तो प्रभावित होता ही है, लेकिन समाज के अन्य लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। इसलिए इनको गंभीर किस्म के अपराध की कोटि में रखा गया, इनको ही संज्ञेय अपराध कहा जाता है। क्योंकि ऐसे अपराध गंभीर किस्म के होते हैं, इसलिए मैंने बताया आपको कि इसमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति होती है। तो इस प्रकार के जब किसी अपराध के घटित होने की कोई सूचना थाने में प्राप्त होती है तो उसे थाने का जो भार साधक अधिकारी है पहले जनरल डायरी में उसकी प्रविष्टि करता है, उसके सार को लिखता है और फिर उसके बाद एक निर्धारित रजिस्टर में उसको दर्ज किया जाता है, तो कहा जाता है कि आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है। ऐसी सूचना यदि मौखिक तौर पर दी गई है तो थाने का भार साधक अधिकारी जो होगा उसको लिखवाएगा, या उसके निर्देश खुद लिखेगा या उसके निर्देशन में कोई और व्यक्ति लिखेगा, उसको पढ़ के सुनाया जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है, जो इतिल्ला दे रहा है, जो सूचना दे रहा है, उसको पढ़ के सुनाया जाएगा और उस पर बाकायदा उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। ठीक, यदि वो लिखित रूप में दिया गया है तो उसको एक निर्धारित जो प्रारूप होता है FIR दर्ज करने का, उस प्रारूप में थाने का भार साधक अधिकारी उसको लिखेगा, है ना, और लिख करके उस पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर लेगा। और महत्वपूर्ण बात, थाने का भार साधक अधिकारी ऐसा सूचना देने वाले को ऐसे FIR की जो प्रतिलिपि है वो निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। ऐसा कराएगा निःशुल्क, बिना किसी पैसे के, बिना किसी चार्ज के उसको उपलब्ध कराएगा। ये FIR को की जो प्रक्रिया है उसमें ये बहुत बड़ा अधिकार FIR दर्ज कराने वाले को दिया गया है। ठीक, एक बात और, यदि FIR दर्ज कराने वाला व्यक्ति महिला है और वो किसी ऐसे अपराध के घटित होने की जानकारी दे रहा है या सूचना दर्ज करवाना चाहता है जो इंडियन पेनल कोड की धारा 326A, 354 या 376 या 376 के और भी जो आगे की जो जोड़ी गई धाराएं हैं 376A, 376B, 376C, D इत्यादि से संबंधित है, मतलब बलात्कार से संबंधित है या महिला की लज्जा भंग करने के लिए छेड़छाड़ किया गया ऐसे अपराध से संबंधित है ना, और सूचना देने वाला जो व्यक्ति है वो महिला है, तब थाने का भार साधक अधिकारी जो होगा वो किसी महिला अधिकारी को इस प्रकार के सूचना को दर्ज करने के लिए आदेशित करेगा या किसी महिला पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा ही ऐसी सूचना दर्ज की जाएगी। एक बात और, यदि कोई शिकायतकर्ता मानसिक या शारीरिक रूप से डिसेबल्ड है, निशक्त है, और वो धारा 326A, 326B, 326C, 354ABC, 376ABC, है ना, इससे संबंधित जो अपराध हैं, गंभीर किस्म के बलात्कार है, छेड़छाड़ है, ये जो अपराध हैं, इसकी कोई शिकायत करना चाहता है लेकिन डिसेबल्ड होने के कारण थाना नहीं आ पा रहा है ना, तो ऐसी सूचना मिलने पर थाने का भार साधक अधिकारी उसके निवास स्थान पर जाएगा या उस शिकायतकर्ता के विकल्प पर किसी और सुटेबल प्लेस पर जाएगा, है ना, उस समुचित स्थान पर जाएगा और किसी अनुवादक, यदि भाषाई कोई तकलीफ है, बोल नहीं सकता है और किसी भी प्रकार की समस्या है शिकायतकर्ता के साथ, तो एक अनुवादक और दूसरा कोई व्यक्ति जो उसके इशारों को समझ सकता है, ऐसे व्यक्ति को लेकर के जाएगा और उसकी शिकायत, उसकी FIR निर्धारित प्रारूप में दर्ज करेगा, उसे उसकी एक कॉपी निःशुल्क प्रदान करेगा। ठीक है, इसके अलावा इस प्रकार की स्थिति में यदि वो निशक्त है, मेंटली और फिजिकली निशक्त है और वो इस प्रकार की धाराओं के अंतर्गत यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा रहा है तो उसके पूरे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। ठीक, और उस व्यक्ति को जिसने शिकायत की है या शिकायत करता है उसका बयान भी धारा 164 के अंतर्गत किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट से, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कराने के लिए भी यथासंभव शीघ्र कार्रवाई पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी करेगा। इतनी बढ़िया बातें धारा 154 CRPC में FIR के संबंध में कही गई है।
अब एक बात और, अभी हाल में ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक मामला डिसाइड हुआ है, 5-7 साल हो गए। उसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने से अक्सर ये हीला हवाला किया जाता है, ये बोल करके कि भाई ये तो सूचना आपकी विश्वसनीय नहीं है, प्रामाणिक नहीं लग रही है, पता नहीं ऐसी घटना घटित हुई है कि नहीं हुई है ना, आप पुलिस को परेशान करने के लिए तो नहीं लिखवा रहे हैं रिपोर्ट। उस संबंध में कहा गया कि नहीं, यदि कोई व्यक्ति आपके थाने में आकर के ये बात बता रहा है कि कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, तो आप फौरन एफआईआर दर्ज करें। आप एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य हैं। ये ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, क्योंकि कहीं पर भी सीआरपीसी में या सीआरपीसी की धारा 154 में ये प्रोविजन नहीं है कि सूचना विश्वसनीय होने पर ही एफआईआर दर्ज होगी। उसमें सिर्फ इतना कहा गया कि यदि कोई इंफॉर्मेंट, सूचना दाता यदि ये कह रहा है कि उसके ज्ञान में कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, तो पुलिस का ये फर्ज बनता है। इट इज नॉट ओनली द moral liability but the official and legal liability of the police to register the case, to take the cognizance of the offence by recording the FIR। ठीक है। अब कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि एक FIR जो दर्ज होता है, उस FIR के दर्ज होने के बाद की क्या प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया यह है कि सबसे पहले उसको एक जनरल डायरी में उसका सार लिखा जाएगा। लिखने के बाद उसको एफआईआर की एक पंजी होती है जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित होती है, हर थाने में रहती है, उसमें उसको लिया जाएगा। यानी एक प्रकार से अपराध दर्ज हो गया, उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू होगा। यानी एफआईआर दर्ज होते ही जो पुलिस की प्रक्रिया है, जो पुलिस की मशीनरी, आप यूँ कहिए जो आपराधिक प्रशासन की जो पूरी मशीनरी है, उसको आप ऑन कर देते हैं। यानी इतना महत्वपूर्ण ये एफआईआर का जो कंसेप्ट है वो है, ये एक प्रकार से क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को ऑन करने की कुंजी है। वहाँ से आप स्विच ऑन करते हैं जहाँ से क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपनी प्रक्रिया को शुरू करता है। अब कभी कभी ये बात सामने आती है अक्सर कि साहब हम तो रिपोर्ट लिखाने गए थे, उन्होंने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, इतना बोलने के बावजूद भी उन्होंने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, कई प्रकार की दलीलें दी लेकिन फिर भी वो नहीं माने। तो ऐसे पीड़ित पक्षकार क्या करें, उसका भी उपाय है। उसी में लिखा हुआ है सीआरपीसी में कि यदि कोई पुलिस थाने का भारत अधिकारी रिपोर्ट लिखने से मना करता है, रिफ्यूज़ करता है, टरकाता है या किसी भी तरीके से पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो उस एफआईआर को सीधे सुपरिटेंडेंट पुलिस के पास, उस जिले के पुलिस अधीक्षक के पास भेजा जा सकता है और पुलिस अधीक्षक ऐसे रिपोर्ट पर संज्ञान लेगा, या तो स्वयं इन्वेस्टिगेशन करेगा या संबंधित थाने के थानेदार को या भारत अधिकारी को उसका इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश जारी करेगा। ये एक रिलीफ इसमें है, ये हमको जानना चाहिए। अब एक बात जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या टेलीफोन से भी एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है। तो कुछ मामलों में कहा गया कि भाई टेलीफोन से यदि एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं आप, तो सूचना की कम से कम थोड़ी सी प्रामाणिकता और थोड़ी विश्वसनीयता होनी चाहिए कि भाई आप कौन हैं, किस मामले में दर्ज कराना चाह रहे हैं, आपकी मतलब कुछ एथेंटिसिटी वहाँ पर इस्टेब्लिश होनी चाहिए। अब सूचना देने वाला अपना नाम पता नहीं बता रहा है, कहाँ से बोल रहा है ये नहीं बता रहा है, बस घटना के बारे में बता रहा है, वो भी थोड़ा सा उसकी कड़ी आपस में नहीं मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में एफआईआर दर्ज करने में भारत अधिकारी को कठिनाई होती है। लेकिन यदि सारी चीज़ें स्पष्ट हैं तो टेलीफोन से के द्वारा दर्ज की गई जो सूचना है वो भी प्रथम सूचना रिपोर्ट का दर्जा रखती है। यदि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन उसके आधार पर शुरू किया है तो इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि वो सूचना दाता जो था उसने टेलीफोन के माध्यम से की है। हाँ, उसमें एक टेक्निकल फ्लॉ है कि भाई सूचना दाता का कहीं पर हस्ताक्षर आप नहीं ले पाए, तो उस बारे में कुछ माननीय हाईकोर्ट ने, कुछ माननीय उच्च न्यायालयों ने फैसला दिया है कि वो इतनी औपचारिकता जो है उसको इग्नोर किया जा सकता है। यदि सूचना दाता जेन्युइन पर्सन है, सूचना सही है और किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में है, तो सिर्फ उसका हस्ताक्षर नहीं होना या हस्ताक्षर करने के लिए उपस्थित नहीं होना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अब आजकल तो साहब
ऑनलाइन एफआईआर की भी व्यवस्था हो गई है ना। और प्रत्येक प्रकार के मामले में ऑनलाइन एफआईआर हो सकता है। आपके छत्तीसगढ़ स्टेट में भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, उसका लिंक है, उपलब्ध है। उसमें आप अपने से जिस भी प्रकार के आपके साथ घटना घटित हुई हो, आप उसका ऑनलाइन एफआईआर करा सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। एक बात जो आपको बताना है वो है कि आखिर थाने का भार साधक अधिकारी कौन होता है। बार बार ये शब्द आ रहा है, भार साधक अधिकारी, भार साधक अधिकारी। तो हु इज़ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, है ना। ये क्वेश्चन अक्सर दिमाग में आता है। तो आप सीआरपीसी को पढ़ेंगे, किताब को नहीं भी पढ़ेंगे तो भी भार साधक अधिकारी के बारे में आप ये जान लें। उसमें साफ साफ कहा गया है कि भार साधक अधिकारी जो होगा वो किसी भी हालत, उसका जो उस धारा 2 में जो उसकी परिभाषा दी गई, उसका अर्थ ये निकलता है किसी भी हालत में उसको या तो वहाँ का सीनियर इंस्पेक्टर हो या वहाँ उनका कोई एएसआई रैंक का या एसआई रैंक का व्यक्ति हो, और ऐसा व्यक्ति ही थाने का भार साधक अधिकारी होता है जो किसी भी हालत में उप निरीक्षक से नीचे पक्ति का ना हो। और जब कोई भी थाने में कहीं ऐसी स्थिति आती है कोई उप निरीक्षक इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं है, तो उस समय प्रधान आरक्षक को भी थाने का भार साधक अधिकारी माना गया है कि हेड कांस्टेबल जो होगा वो थाने का भार साधक अधिकारी माना जाएगा और वो एफआईआर को रिकॉर्ड करने की हैसियत रखेगा, उसकी क्षमता रखेगा, उसकी योग्यता रखेगा। लेकिन किसी भी हालत में सामान्य स्थितियों में जब कोई उप निरीक्षक उपस्थित है तो उप निरीक्षक स्तर का जो व्यक्ति होता है वही थाने का भार साधक अधिकारी माना जाता है, वही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी होता है। तो थाने के भार साधक अधिकारी का मतलब ये हुआ कि सामान्य रूप से थाने का जो सीनियर इंस्पेक्टर होगा वो थाने का भार साधक अधिकारी होता है। उसकी अनुपस्थिति में कोई उप निरीक्षक स्तर का व्यक्ति जो होता है वो थाने का भार साधक अधिकारी होता है। उसकी भी अनुपस्थिति में कोई एएसआई है ना, सहायक उप निरीक्षक है, वो भी थाने का भार साधक अधिकारी होता है। और इन तीनों कैडर में कोई भी उपस्थित नहीं है तो प्रधान आरक्षक को भी थाने का भार साधक अधिकारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने के संदर्भ में उसे भी माना गया है। तो ये थाने के भार साधक अधिकारी ऑफिसर इंचार्ज की कई जो कंसेप्ट है इस प्रकार से है। एक मामले में कहा गया कि साहब तहसीलदार को सूचना दी गई किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की, तो तहसीलदार को तो किसी तरह से, तहसीलदार एक प्रशासनिक अधिकारी है लेकिन उसे थाने का भार साधक अधिकारी कहीं पे माना नहीं गया है। तो तहसीलदार को किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना देना किसी थाने के भार साधक अधिकारी को दिया गया, ऐसा नहीं माना जा सकता। ठीक है। अब एक बात और जिसको अक्सर आप चर्चा में पाते होंगे, उसको बोलते हैं जीरो एफआईआर। ये क्या होता है जीरो एफआईआर? जीरो एफआईआर का जो कंसेप्ट है साहब, ये हाल का डेवलपमेंट है कानून का। जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी निर्भया केस में, और हैदराबाद में जो गैंग रेप हुआ था उसमें यह पाया गया कि पुलिस थाने में जब पीड़ित लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जब गए तब उन्होंने ये कहे कि उनको रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार किया कि साहब ये तो हमारे थाना क्षेत्र का मामला नहीं है, ये तो दूसरे थाना क्षेत्र में आता है, आप वहाँ जा करके रिपोर्ट दर्ज कराइए। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो डिले हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन डिले होने के कारण, एफआईआर दर्ज नहीं होने के कारण जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं या तो नष्ट हो जाते हैं या नष्ट कर दिए जाते हैं। तो मामला फिर जो है वो पुलिस के हाथ से निकल जाता है और अपराधी के फेवर में चला जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ये जीरो एफआईआर का जो कंसेप्ट है वो इंसर्ट किया गया है क्रिमिनल लॉ में, लॉ ऑफ क्राइम में, कि भाई किसी भी थाना क्षेत्र में अपराध हुआ हो, है ना, किसी भी थाना क्षेत्र में अपराध हुआ हो, देयर इज नो मैटर ऑफ जुरिस्डिक्शन। इन्फॉर्मेंट जो है यदि किसी थाने में जाकर के ये बात कहता है कि उसके साथ में या उसके परिवार के साथ में या किसी और के साथ में कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, तो वो थाने का थाना अधिकारी इस आधार पर या भार साधक अधिकारी इस बात पर आधार पर उससे एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता कि नहीं भाई ये मेरे थाना क्षेत्र का मामला नहीं है, आप जिस थाना क्षेत्र में हैं उसमें जाइए। नहीं, वहाँ पर उसे हर हालत में एफआईआर दर्ज करना होगा, और एफआईआर दर्ज करने के बाद वो संबंधित क्षेत्र के थाने में उसे भेज सकेगा। इसका फ़ायदा ये है कि ज़बरदस्ती में डिले नहीं होगा, इंटरप्शन नहीं होगा, डिसरप्शन नहीं होगा, और टाइमली जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट होगा। इसलिए जीरो एफआईआर का जो थिंकिंग है, जीरो एफआईआर का जो प्रोविज़न है वो हमारे क्रिमिनल लॉ में लाया गया है, और इसका बड़ा ही लाभ होता है। एक सतीश कुमार का एक मामला मैं आपको बताता हूँ। उससे रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन में ट्रेन में जब वो बैठा था तब उसको किसी ने नशीला कोल्ड ड्रिंक पिला दिया, और वो जब अचेत हो गया तो उसके सामान को लेकर के उतर गया। उस व्यक्ति को होश आया कहाँ, इटारसी में।
तब इटारसी पुलिस ने उसे ने वहीं पर उसका रिपोर्ट, उसका बयान लिया, एफआईआर दर्ज किया तुरंत, और उस एफआईआर की कापी, उस एफआईआर को ट्रांसफ़र किया न्यू दिल्ली पुलिस स्टेशन में। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि जैसे ही उस व्यक्ति को अपने लूटे जाने का या अपने साथ अपराध होने की खबर मिली, तत्काल उसने पुलिस से संपर्क किया और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। मैंने प्रोसीजर जो है, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो प्रोसीडिंग है, वो स्टार्ट हो गया। यदि इतना यदि ये मान लो 0 एफआईआर का कंसेप्ट नहीं होता, तो पुलिस क्या बोलती, भाई आपके साथ घटना कहाँ घटित हुई है, नशीला कोल्ड ड्रिंक आपको कहाँ पिलाया गया, बोले साहब हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में या न्यू दिल्ली में, ठीक है आप वहीं जा कर के एफआईआर दर्ज कराइए। तो सोचिए फिर उसकी क्या हालत होती। उसके पहुंचने तक हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन इतना डिले हो जाता कि फिर उसमें कुछ करने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये 0 एफआईआर का केस लाया गया है ना। उसी में हरनाम सिंह का एक मामला है, सतीश कुमार का मामला है, एक कीर्ति वशिष्ठ का मामला है, ये सारे मामले हैं। एक बात और जो महत्वपूर्ण है, कई बार पुलिस वाले या हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए गया उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। भाई जो आदमी थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गया है, वो ऐसा आदमी भी हो सकता है इसको सिर्फ घटना की जानकारी हो, है ना। हो सकता है वो घटना का खुद साक्षी ना हो, उसने घटना को घटते हुए अपनी आंखों से ना देखा हो, लेकिन उसको जानकारी है कि ऐसी घटना घटित हुई है। वो भी एक बेस्ट इन्फॉर्मर है, एक बेस्ट इन्फॉर्मेंट है ना। उसके लिए जरूरी नहीं को हर चीज़ को बताए, आपको पूरा इंसाइक्लोपीडिया आपके सामने रखे, कैसे घटना घटित हुई, किसने घटना को कारित किया, कौन अपराधी है, कौन कौन थे वहाँ, ये जरूरी नहीं है ना। वो उसका काम सिर्फ इतना है कि वो पुलिस की जानकारी में इस तथ्य को ला दे कि उनके थाना क्षेत्र में कोई अपराध जो है, संज्ञेय अपराध घटित हुआ है जो गंभीर प्रकृति का है। इट इज मोर देन सफिशिएंट। अब थोड़ी सी चर्चा असंज्ञेय अपराध। आपने संज्ञेय को सुना, असंज्ञेय। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो असंज्ञेय होते हैं, मतलब कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, जैसे मानहानि है ना, फॉर्जरी है, और आपका डिफेमेशन, मानहानि को डिफेमेशन बोलते हैं, फॉर्जरी है। उसके अलावा बिगेमी है, पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना, या पहले पति के रहते हुए बिना तलाक लिए दूसरे के साथ शादी करना। उसी प्रकार से एडल्ट्री है, पर स्त्रीगमन है, ये भी अपराध है ना। 494, 497, 499 इंडियन पेनल कोड में ये सब ऑफेंस है ना। लेकिन ऑफेंस होने के बावजूद भी ये संज्ञेय क्यों नहीं माने जाते? क्योंकि थोड़े कम गंभीर प्रकृति के हैं। इनके घटित होने से वो व्यक्ति विशेष लोग प्रभावित होते हैं, पूरा समाज इससे उतना ज़्यादा उतनी तीव्रता से प्रभावित नहीं होता। इसलिए ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं होता। पुलिस के पास यदि आप ऐसे मामले को लेकर के जाएंगे, पर स्त्री गमन का मामला लेके जाएंगे, बिगेमी का मामला लेके जाएंगे, डिफेमेशन का मामला लेके जाएंगे, तो पुलिस कहेगी साहब हम दर्ज तो कर लेते हैं, लेकिन आप जाइए मजिस्ट्रेट के पास, और मजिस्ट्रेट से जब आदेश मिलेगा हमको, तब हम इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मतलब एफआईआर में और इसमें यही फ़र्क है। एफआईआर संज्ञेय अपराधों के लिए होता है, और उसमें पुलिस उसको दर्ज करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने के लिए बाध्य है। जबकि असंज्ञेय अपराध ऐसे हैं जिसमें उस आपकी सूचना को पुलिस ग्रहण करेगी, उसको एक निर्धारित रजिस्टर में दर्ज करेगी, और आपको सलाह देगी कि आप कंप्लेंट कीजिए किसके पास, निकटतम जो आपका मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके पास कंप्लेंट करिए साहब, हम भी इसकी कापी भेज रहे हैं, और उसके बाद जब मजिस्ट्रेट साहब आदेश करेंगे तब आपके मामले की जाँच हम शुरू करेंगे। तो ये असंज्ञेय और संज्ञेय अपराध के बीच का अंतर है ना। और जैसे ही आप एफआईआर दर्ज कराते हैं संज्ञेय अपराध की होने की, तो आपको तो कापी देता ही है वो कौन, पुलिस का भार साधक अधिकारी, बल्कि उसी एफआईआर की जो कापी है वो निकटतम जो उसका मजिस्ट्रेट, जो उस थाने के पर जो क्षेत्राधिकार रखने वाला जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसके बाद तत्काल उसकी कापी भेजता है। तो ये एफआईआर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कुछ बातें हो सकता है छूट गई होंगी, है ना, उस पर भी समय रहते हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आपने जिस विषय को मेरे लिए आपका जो आग्रह था, उसको पर मैंने थोड़ी सी छोटी सी चर्चा आपके साथ की। यदि इसमें किसी प्रकार की आपको कुछ और भी पूछना हो, कुछ होगा तो मुझे आप अवगत कराएंगे। अगली बार जब अगले सप्ताह हम मिलेंगे फिर आपसे इस वीकली लीगल बाइट्स में, तो हमारे चर्चा का विषय रहेगा जमानती और गैर जमानती अपराध, और मुचलका और जमानत में क्या अंतर, और जमानत की कौन कौन सी धाराएं जो हैं जो आपको जाननी चाहिए। आपने मेरी बातों को ध्यान सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।